बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज इद्दत निकाह का केस था। आज ही के दिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी केस था। आज के दिन मुख्तलिफ केसेस ऐसे थे, मजमूई तौर पर 6 केसेस थे जिनका ताल्लुक सियासत के साथ था। जो दूसरे केसेस हैं वो कानूनी एतबार से कहाँ पे स्टैंड करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हमें सियासी केसेस जो देखने को मिल रहे हैं, इसका मुस्तकबिल क्या पड़ेगा। हमें ये तलकीन की जाती है कि जो सब जुडिस मामला हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं किया जाना चाहिए और ये रूल्स के भी ख़िलाफ़ है। जब तक उसका कोई फ़ैसला नहीं होता, जब तक उसके ऊपर फाइंडिंग नहीं आ जाती, तब तक उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिनको इजाज़त है, जो बोल सकते हैं, वो बोलते हैं। आज ख़ावर मानेका साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी केस को लेके की जो सब जुडिस मामला है, जिसके ऊपर बहसो मुबाहिसा भी जारी है, जिसके ऊपर तमाम तर अपने मौक़िफ़ भी अपनाए जा रहे हैं और दलाइल भी दिए जा रहे हैं, जवाबुल जवाब भी हो रहे हैं। उस मामले के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, हालांकि अभी उसका फैसला नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर अदालती मामले के ऊपर या अदालती समाअत के ऊपर अगर अहवाल बताने की बजाय उसके ऊपर तबसरा करना शुरू कर दें तो हमारे ऊपर कदगन आती है। उधर अगर मखसूस नशस्तों के हुसूल के केस का देखा जाए तो आज उसका फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। आज ये सवाल उठाया गया जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उसकी तशरीह गलत की जो पहले फैसला था, तो क्या उस पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। तो फैसल सिद्दीक साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील थे, उनका मौक़िफ़ उस पर यह था कि फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को कलअदम करार देना पड़ेगा। वो फैसला ये था कि इंतखाबी निशान नहीं दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये नहीं कहा गया था कि उन उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया जाएगा या आज़ाद तसव्वुर किया जाएगा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान नहीं होगा। और ये गलत तशरीह जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। आज केस के अंदर सलमान अकरम राजा साहब जब वो दलाइल दे रहे थे, जो कमल शोज़ब साहिबा की तरफ से वकील के तौर पे पेश हुए थे, जिन्होंने बाकायदा तौर पे दरख्वास्त दे के फ़रीक बने थे इस केस में, वो जब दलाइल दे रहे थे तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक मामले के ऊपर उन्हें कहा कि आगे बढ़ें। फिर उन्होंने कहा कि सर मुझे बात मुकम्मल करने दें। दूसरी बार काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा, वो फिर बात करते रहे। फिर तीसरी बार कहा तो उसी बीच में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो बोले हैं और उन्होंने कहा है कि ये एक अहम मामला है, आपको इसके ऊपर बात करनी चाहिए, मुफस्सल इसके ऊपर दलाइल दें। फिर उन्होंने उसके ऊपर दलाइल भी दिए और कानूनी एतबार के साथ अपनी राय का भी इजहार किया। केस का फैसला महफूज हो चुका है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि मुशावरत के बाद ये सुनाया जाएगा। और उसके साथ साथ अदालती अमले ने यह भी नहीं बताया कि ये कब सुनाया जाएगा। आज के दिन नहीं सुनाया गया, अब इसकी तारीख का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब वो ये बताते हैं कि मुल्क बहरानों से निकाल लिया है, माजी की पॉलिसीज़ गलत थी, हमने मुस्तकबिल में बेहतर समत की तरफ मुल्क को गामज़न किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, वो सबसे पहले मुलाहिज़ा करें। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने IMF के ऊपर जो मौक़िफ़ रखा है वो भी आपको सुनवाएंगे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो उनका मौक़िफ़ है वो सुने। हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दाव पे लगाया, और अगर हमने रियासत को ना बचाया होता तो फिर कहाँ का बजट और कहाँ की सियासत। उससे पिछले दौर में सियासत को चमकाने के लिए किस तरह के बड़े बड़े बोल बोले गए। कहा गया कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में करप्शन का ख़ात्मा हो जाएगा। करप्शन के इतने बड़े स्कैंडल आए जो सब आपके सामने हैं। चीनी और गंदम को पहले एक्सपोर्ट किया गया, फिर बाद में इंपोर्ट किया गया। पाकिस्तान के ख़जाने में 190 मिलियन पाउंड भिजवाए गए ताकि यह रकम कौम की कौमी ख़जाने में जमा हो। लेकिन आपने देखा कि किस तरह हेरा फेरी से उस 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। हल्का यारा था, उनकी जेबें भरी गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत की पॉलिसीज़ और उनके मुकदमात के और करप्शन के मामलात के हवाले से बात की वज़ीर आज़म ने। वज़ीर आज़म ने IMF के ऊपर क्या मौक़िफ़ रखा है वो भी ज़रा सुनिए। बजट में इस हवाले से कई तरह तरह की बातें की गई कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मिलकर बजट बना रहे हैं। क्या इसमें कोई बात राज की है कि IMF के साथ एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं?
और वो 3 साला प्रोग्राम है। हमने मेहनत की शबाना रोज़, और जो अशराफिया है जिसने पाकिस्तान से बेपनाह फ़ायदे हासिल किए हैं, वो पाकिस्तान को अब ये वापस फ़ायदा लुटाए। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को साहिब हैसियत जो हैं, अशराफिया जो दौलत से माला माल हैं, आज उनका वक्त आ गया कि वो कुर्बानी और इसार का मुजाहरा करें। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी, और इसमें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन भी शामिल है। 50 अरब रियायत दी जा रही है 200 यूनिट्स तक के लिए। राना साहब, 50 अरब रियायत 200 यूनिट्स तक के लिए, और वो जो बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया था 60 अरब, उससे कमा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर मुझे ये तो बताइए, मियाँ साहब जो खताब फरमा रहे थे, ये को कच्ची वादी के लोग थे जिनसे खताब फरमा रहे थे? किन से खताब कर रहे थे? कोई गरीब आदमी बैठे हुए थे? नहीं। क्या पाकिस्तान की सबसे मजलूम आवाम बैठी हुई थी? कैसे लोग बैठे हुए थे जिनके यूनिट 200 से कम थे? सबसे मजबूत आवाम थे यार। सारे तो सरमायादार, सारे तो सियासतदान, सारे तो बड़े बड़े वहां पे बैठे थे। वो आप ये रोना रोए जाके ये सारी चीजें सुनाए उस आबादियों में जहां जाके आपको पता चले कि 3-3 कमरों के घरों का बिल 1.5 लाख है, 1-2 कमरे के घर का बिल 65 हज़ार है, आप 200 कह रहे हैं। अब भाई आपने तो आप एक ऐसा सिस्टम कर दिया है कि उतनी तेजी से जहाज नहीं उड़ता जितनी तेजी से आपका मीटर चल रहा है। आपने तो कमाल कर दिया। ये कहां पे लिखा, कहां पे जाके होगा साबित कि जनाब 200 यूनिट नहीं चले? और आपने जो इजाफे किए हैं, आप आज ये ऐलान करते जनाब कि मैं बिजली की कीमत जो है 200 यूनिट से कम जो लोग हैं उनको वो कीमत दूंगा जो इमरान खान अपने दौर में छोड़ के गया था। तो मैं कहता जनाब कमाल कर दिया आपने। ये हुई ना बात। और किसको बताया आपने कहां से क्या करना? आपने आसमानी बिजली के पैसे भी हमसे लेने हैं, जमीनी बिजली के पैसे भी हमसे लेने हैं, और उस बिजली के पैसे भी हमसे लेने हैं जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं करते। आप कह रहे हैं जब ये हम बड़े बड़े उमरा से पैसे निकलवाएंगे, बड़े बड़े तगड़े लोगों से पैसे निकलवाएंगे, तो ये बात आपको वहां करनी चाहिए जहां पे वाकई आपके सामने तगड़ा ना बैठा हो। हमने तो आपके एक वजीर का बिल दिखा दिया था हजूर, वो बिल कितना था? अगर आप ये कहते हैं जिसके घर में सोलर लगा हुआ था तो फिर मैं नहीं, फिर तो हम मान लेंगे शायद सोलर पे 128 रुपए बिल हो, तो फिर उसके घर में चलता ही कुछ नहीं होगा। तो हजूर जरा जाके देखें तो सही, ज़रा नज़र तो दोहराएं कि आपके जनूबी पंजाब में कितने लोग बिल देते हैं, कितने लोग बिजली सही जैनुअन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ज़रा नज़र तो दोहराएं। सिंध के अंदर कितने लोग, बलोचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, कहाँ कहाँ पे आप देखेंगे? तो आपको ये पता ही नहीं। मुझे समझ से बाहर है कि मेरे वज़ीर आज़म साहब की आज की सारी इस तकरीर का, उसके बाद तहरीक के इंसाफ पर, तो ये वज़ीर आज़म साहब ने जो पर्ची लिखी होगी या जो इन्हें कहा गया होगा, ये भूल गए कि गंदम का स्कैंडल जो था उसका जिक्र करना ये भूल गए? उन्होंने नहीं, गंदम का स्कैंडल उन्होंने जिक्र किया। क्या किया जिक्र उसमें? वो पुरानी हुकूमत का कर दिया ना। तो उसमें उस वक्त कौन था जो सबसे फ्रंट पे बैठा हुआ था? नहीं, उन्होंने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत का कर दिया, अपनी हुकूमत का करना भूल गए। हुकूमत का करना क्यों भूल गए सन? बादाम का दिखा दे सन। अपनी हुकूमत है ना सर, अपनी हुकूमत है यार। फिर क्या बात कर रहे हैं आप? कहते हैं 90 दिन, उन्होंने कहा 90 दिन में करप्शन मुकाएंगे। आपने क्या कहा था? 4 रुपए की रोटी लाएंगे, 10 रुपए किलो सब्जी होगी, टमाटर पता है आज 300 से ऊपर चले गए हैं मियाँ साहब। ना बड़ी ईद है, ना कोई चीज है, ना शादियां हैं, मुहर्रम है, 300 से ऊपर टमाटर चले गए हैं, 100 से ऊपर आलू चले गए हैं, 100 से ऊपर प्याज चला गया है मियाँ साहब। दालें, एक वक्त होता है यार दाल ही खा लांगे, बड़ी गल है, दाल तो खा ही लांगे, दाल रोटी। मियाँ साहब चेक करें दालों का रेट क्या है। पता आपको दाल माश 500 से ऊपर चली गई है। ये जितने आपके वज़रा बैठे हैं ना, कभी इनको बिठा के आपके सामने जो बैठी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, ज़रा इनसे इतना पूछ लिया करें कि आप यही बता दें जनाब
अंडे का रेट क्या है, इनसे पूछ लिया कि नहीं फल क्या भाव बिकते हैं, सब्जियों का रेट क्या है, ताकि आपको इल्म हो। मियाँ साहब, अवाम पागल नहीं है, अवाम समझ चुकी है, बिल्कुल अवाम समझ चुकी है, अवाम जान चुकी है। कौन कहता पाकिस्तान डिफॉल्ट और डिफॉल्ट हो रहा था? नहीं हो रहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट। हाँ, हुक्मरान, सियासतदान, सरमायाकार ये डिफॉल्ट हो सकते थे, इनको आपने बचा लिया, कौम को डिफॉल्ट कर दिया आपने। पूरी कौम डिफॉल्ट हो चुकी है। कितना कितना कर्जा पैदा होने वाले बच्चे पे है, कितना कितने मकरूज हम लोग हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। जरा अवाम की सुने, अवाम क्या कहते हैं। यासर जरा अवाम के शॉर्ट सुनाए ना। ये बड़े खुशी से बैठ के वहां पे लेक्चर दे रहे थे, सारे सामने बैठे हुए थे, मैं ऐसे ऐसे चेहरे भी बैठे हुए सामने देख रहा था कि जिनकी जायदादों को गिनने लगे ठीक, तो इंतहा हो जाती। अवामी तासुरात क्या है? अवाम इजहार इस तरीके से कर रही है अपनी परेशानियों और अपने मसाइब का, वो भी ज़रा मुलाहिजा कर लें। हुकूमत का जालिमाना इकदाम है और इस वक्त जो है तमाम खून चूस लिया है हुकूमतों ने। 200 रुपये कमाने वाला भी जो है ना, वो कोई चीज़ लेने जाता है तो वो उस पर भी टैक्स दे के, माचिस के ऊपर भी टैक्स दे के आता है। जब अवाम सड़कों पे पूरी तरह से भरपूर तरीके से निकल आई तो फिर इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो बिल के बहाने इंसान का खून चूस रहे हैं। ये खून चूस के भी इनका पेट नहीं भरेगा। हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਨੇ दिन रात पखे भी बंद रखने, 12,000 बिल आता है। उन्होंने सस्ती करे, बिजली गैस सस्ता करे। 40,000 तनख्वाह है, इसमें अब हम बिल दें कि अपने दूसरे खर्चे करें। सैलरी से ज़्यादा जो है ना आता है, बिल ज़्यादा आता है। हम तो बिजली पे करेंगे तो बच्चों के लिए तो कुछ नहीं लेके आ सकेंगे। ये दावे कर सकते हैं, अवाम बहुत मुश्किल में, महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले 2200-2300 बिल आता था, अभी भाईजान 14,000 रुपये, 12,000, 13,000 बिल आ रहा है। गरीब आदमी है, मजदूरी करने वाले हैं, अब रोटी भी नहीं पूरी हो सकती। देखिए, मैं 30-35 हज़ार रुपये अगर कमाता हूँ तो उसके अलावा मैं क्या करूँ? इसका बिल दूँ कि घर के बिल दूँ? मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस दूँ, उनके दूध के पैसे पूरे करूँ? कहाँ से करूँ मैं? गरीब इंसान है ना, आप कह रहे हैं ना, वो जो लाइन एक है ना, जो तबका जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब वो कह रहे हैं या तो बच्चे बेच दें या अपने गुर्दे बेच दें, ठीक है ना, या अपने आप को बेच दें। बच्चे बेच दें, गुर्दे बेच दें या अपने आप को बेच दें, क्या करें? ये क्या करें? मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये वीडियो भेजें, अपनी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा को ये वीडियो भेजें। जनाब भेजें वीडियो, उनको वीडियो भेज के उन्हें दिखाएं कि ये अवाम किस तरह मर रही है, अवाम क्या कह रही है। जरदारी साहब लाहौर में, उन्हें भी वीडियो भेजें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी वीडियो भेजें, सबको वीडियो भेजें, पता चले इन्हें कि अवाम किस मुश्किल में है, पता चले इन्हें कि लोग अपने बच्चों को बेचने पे चल पड़े हैं। ये तो आलम हो चुका है। आप अभी कल कह रहे थे कि आपका मीटर इस तरह चल रहा है जिस तरह उसने चर्स पी होती है। तो बात तो यही है, वही नशा लगा दिया इसने पूरी कौम को, गुर्बत का नशा लगा दिया पूरी कौम को, सिसक सिसक कर मरने का नशा लगा दिया पूरी कौम को, गुर्बत की चक्की में पिसने का नशा लगा दिया पूरी कौम को इन्होंने, जलीलो ख्वार होने का। और फिर अचानक से आके कहते हैं, अब कहते हैं आपको नहीं पता था IMF से बजट का रहे, आपको नहीं पता, आगे फिर IMF के साथ जाने। भाई हमें सब पता है, हमें लाएं जहाज, हम इस महंगाई के जंगल से हमारी जान छूट जाए, नहीं तो आप हमारे साथ जो कर रहे हैं मजीद करेंगे। अच्छा, ये तो अवाम को नशा लगा हुआ है, इनको नशा किस चीज़ का? इनको इक्तदार का। इनको नशा है कि अवाम हमारे सामने सिसके, पिलके, रोए। आपको पता है ये रायवंड पे बिजली बंद होने पर एहतजाज करने वालों के साथ क्या हुआ, पता है आपको? क्या हुआ? FIR दर्ज कर दी गई। एहतजाज करने वालों पे FIR दर्ज कर दी गई। बिजली ना आए, 3-3, 4-4 घंटे बिजली ना आए, आप एहतजाज के लिए निकले तो पता चलता जनाब FIR दर्ज हो गई। राजा साहब, ये इस पे क्या कहेंगे जो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पे सवाल उठाए गए कि आपका गला भी खुश्क हो रहा है, आपके हाथ भी कांप रहे हैं, आप 4 साल खामोश भी रहे हैं, आपकी बेटियां आपके हक में नहीं हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कहेंगे? मुझे एक बात, बड़ा सिंपल सी एक बात, हम बोले तो पकड़े जाएं, वो शोर भी डालें तो उन्हें पूछे कोई ना। बात यह है कि
इन्हीं के बयान, इन्हीं की वीडियो, इन्हीं की ऑडियो मौजूद है ना, सारी दुनिया ने सुनी हुई है ना, सुनी हुई है ना। जी जी। उसके बाद मुझे बताएं कि इद्दत केस ये 5 साल बाद क्यों याद आया? और आज इतनी बड़ी शख्सियत थी, मुझे तो इस तरह लगा कि किसी मुल्क का कुछ सरबरा आ गया है और 20 मिनट पहले इस तरह टेंशन किया गया कि जनाब एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। फिर अचानक से देखा तो मानिका साहब बैठे हुए थे, खाबर मानिका साहब, और वो मोबाइल से चीज़ें सुना रहे थे और ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जिन्हें सुनकर गुस्सा भी आता था, हंसी भी आती थी और ये भी आता था कि या अल्लाह झूठ कितना क्लियर बोला जा रहा है। क्यों ये बोल गए कि इनके खिलाफ उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने 100 मोटो लिया था। यासर साहब याद है आपको? जी याद है कि जनाब आज जिस तरह हज़रत बाबा फरीदगंज शक रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक है, वहां पर कोई गद्दी नशीन नहीं, यही सब कुछ हुआ करते थे, इनके लिए जगह महसूस हुआ करती थी। बोल गए कि तकर्रर तबादले किनके कहने पे होते थे। उस वक्त इद्दत केस याद नहीं था, उस वक्त इस्लाम की रूह से क्या होता है याद नहीं था। खुद कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, नवंबर में तलाक दी, दिसंबर में बच्चों को पता चला। यार इनके बच्चे किसी और मुल्क में रहते थे, इनकी उस दौरान बच्चों से फोन पे बात नहीं होती थी। ऐसा बहुत संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आप यार, बड़ी संजीदा थी। आफरीन क्या था सर उनके साथ, कोई नया बम बनाया सर? इंतहाई संजीदा थी राणा साहब, इस तरह ना किया करें। इंतहाई इतनी संजीदा थी कि उनके साथ जो बराजमान शख्स थे वो 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 मिनट लूडो खेलते रहे मोबाइल के ऊपर। तो ये संजीदगी का आलम आप भी तो देखें ना। कुछ पूरी कौम लूडो चलाती है, तुसी एंड ते जाके डांग मार देंगे हो। ये लूडो नहीं कह रहे, ये सप वाली गेम नहीं पीछे होती, वो पीछे वाली 99 पे हमें डांग मारते हैं, हम फिर वापस आ जाते हैं। हमारे साथ जो आज जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने किया ना, माफ़ी है, कल पता लगना कि वो टैक्स निकल गया। असं रात को खुशी सोना नहीं, 3 पखे भी ला लेने, लाओ पुत्रा तुम ही ला, पखा तुम ही ला, पुत्र तुम ही ला। वज़ीर आज़म साहब ने कहता है जनाब कमाल दिए, ओ कोई मसला ही नहीं गा, उन्होंने ओवरलोड होना ही कोई नहीं। तो सुबह आपने जनाब ने मुझे आके कहते होना राती तो 4 साल ही चले जाए मीटर ये चले तजम्मुल कलीम के शेर है ना कि जित लेना ते खोना एक बराबर नहीं, दुखिया नाल ते साडे यके ना मारो। तो आजकल तो हुकूमत इसी तरह कर रही है। तो ये अगर जो शख्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझता है कि बड़ी थी, मैं तो समझता हूँ कि आज मैं तो इस इंतज़ार में था कि शायद किसी तरफ से आवाज़ आएगी कि जनाब फौरी तौर पर 100 मोटो एक्शन लिया गया है और फिर पूछा जाएगा जनाब इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह दिखाई गई। फिर पूछा जाएगा जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या आने वाले फैसले पर असरअंदाज होने के लिए थी? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी को दबाव में लाने के लिए थी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किस लिए थी? अच्छा, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुझे किसी एक चीज़ की समझ नहीं। सर आप मुझे बता दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस लिए थी? ये तो नहीं पता होगा, जो नहीं बता देना मुझे तो इस बात। क्या एक बंदा जब 3 दफ़ा तलाक दे के खुद कहता है मैंने तलाक दे दी, उसके बाद उसे क्या, उसकी बीवी क्या कर रही है? मुझे बता देना। खुद कह रहा है मेरी बीवी नेक साले बेहतरीन है, कोई शक नहीं है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कुछ नहीं निकला। तो अब ये इस पे आ गए। इसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। मैं आज एक तस्वीर देख रहा था इस केस के एक अहम गवाह की, वो सोशल मीडिया पर बड़ी कमाल चली हुई है यार। क्या? खान साहब मुंह धो रहे हैं, वो टिश्यू पकड़ के खड़े, चौधरी साहब जो भी है वो टिश्यू पकड़ के खड़े। मुझे लगता है उनकी ड्यूटी और शायद टिश्यू पे थी, तो वो अदब में खड़े होंगे, दोस्ती होती है ना। तो फिर आप कहते हैं कि जनाब ये क्या है, मुझे समझ नहीं आई। मुझे तो अभी तक नहीं, मैं अभी तक इस केस पे फंसा हुआ हूँ कि ये आज मानिका साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की किस मकसद के लिए। अगर तो वो कुछ तबलीग कर रहे हैं तो उस तबलीग का असर सबसे पहले अपने ऊपर लें और ये बताएं कि इस सारे तलाक और इस सारे वाक़यात के बाद अगर किसी औरत पर बुख्तान लगाया जाए तो उसका इंजाम क्या होता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसका क्या है। और अगर एक घर में 4 फर्द रहते हैं, मान लें जिस तरह एक गवाह पेश किया गया था, याद है ना, एक घर का मुलाजम, हाँ जी,
उस पर कानूनी तौर पर, शरई तौर पर क्या जुर्म आयद होता है? वो बावर्ची जो था, नहीं बावर्ची था कि ड्राइवर था, जो भी था, उस पर शरई तौर पर क्या इल्ज़ाम आयद होता है? और इन पर क्या इल्ज़ाम आयद होता है कि 4 से 5 साल चुप रहे, इनकी ज़बान को ताला रहा, ये बादशाह रहे उस इलाके के, तैनातियां, क्या क्या चीज़ें होती थी। फिर ये भी बता दें जिस केस में ये एंटी करप्शन ने पकड़ के ले गई थी, उस केस का क्या बना है? क्या वो केस खत्म हो गया? हाँ जी, वो तो उसी वक्त ही खत्म हो गया। वो झूठा केस है ना इन पे, यार ये बताया ना, झूठा केस था सर। वो उसी तरह केसेस मैं जिस तरह के मैं कह रहा हूँ जी, वो झूठा केस था। मैं अब सर कौन कौन से नाम गिनवाने आपको शुरू करूँ? जो केसेस अभी भुगत रहे हैं वो किसी और पे भी केसेस थे, लेकिन यार मुझे बताया, मैं तो परेशान हो गया हूँ। और खान साहब पे एक केस है, उसमें कह रहे हैं जी चक्री पे रुके और एक सब इंस्पेक्टर का वहां से गुजर हुआ और उसने सुना कि कप्तान जो है वो फलां फलां हदायत दे रहा है। तो सब इंस्पेक्टर उस टाइम सुता रहा, उसने आगे इतला ही नहीं दी, उसने आगे इतला ही नहीं दी कि इस मुल्क के साथ ये घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं कि जनाब आप फौरी तौर पे ये कोई एक्शन लें। सब इंस्पेक्टर साहब की रसाई नहीं होगी अगर आज़म मकासद जो है। अब रसाई हो गई है, हो गई है यार, ऐप पे गल ना डालो, इसे खड़ो जरा ब्रेक लांगे। ईडी जरी तानु जल्दियां भैया नहीं, क्या वो सब इंस्पेक्टर साहब की अब रसाई हो गई है? अब हो गई ना, आला हुकाम तक वो फिर इतना अरसा उन्होंने रसाई के लिए कोशिशें की, तो इनकी क्या, इनकी कहां तक रसाई हुई है? मौसूफ खबर मनिका साहब, तो इनकी भी 4 साल तक रसाई नहीं हो सकी, इसलिए अब रसाई हुई है। तो 4 साल ही तो रसाई थी इनकी, अब रसवाई है। और भाई 4 साल रसाई थी, अब रसवाई है। जाकर नहीं तो पाक पतन की गली हल्लों से पूछ के देख ले। मैं भी आज होके आया हूं उधर से यार, उर्स मुबारक है। अच्छा, पूछ के तो देख लें। आप पूछ के आए हैं? मैं तो जान देख के भी आया हूं। आप ऐनी शाहिदीन में से? नहीं मनु ऐनी शाहिद ना बनाओ। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इसी सियानामे के ऊपर। शायद के लिए हमारे प्रोड्यूसर साहब को रख लें। अच्छा चले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमती इक़दाम जो हैं, सर्कुलेशन समरियों के ज़रिए मंजूरियाँ हैं, फिर बाद में ऑर्डिनेंस हैं, पार्लियामेंट जो है उसकी बालादस्ती के लिए काम करना था और उसको फ़ाल करना था। तो पार्लियामेंट के अंदर किस हद तक तगोदो हो रही है, अपोजिशन के अगराज़ व मकासद क्या हैं और आने वाले दिनों में उनके इक़दाम क्या होंगे, तहरीक अगर चलानी है तो किस हद तक मौसर चल सकती है, केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे तो उससे क्या हासिल होगा, और ला हासिल इस वक्त सियासत के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आन अब्बास बप्पी साहब ने। आन अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आन अब्बास साहब, अगर देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल में आज जो वज़ीर आज़म की तकरीर है जिसमें उन्होंने माजी याद करवाया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के ऊपर बात की, बर वक्त IMF के पास ना जाने की बात की, गंदम स्कैंडल की बात की, मुख्तलिफ और स्कैंडल्स की बात की, करप्शन की दास्तानें बताई और उन्होंने कहा जी आपका मलबा हम आके भुगत रहे हैं और हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। क्या जवाब देंगे वज़ीर आज़म को? मैंने उनकी एक स्टेटमेंट देखी है, ज़्यादा मैं उनकी तकरीर को गौर से सुन नहीं पाया, मैं शायद इतनी मेरे में हिम्मत दी थी। उन्होंने कहा जी खान साहब ने वादा किया था कि 300 अरब जो लूट के पाकिस्तान से लोग ले गए लंदन और स्विट्जरलैंड के बैंक में, मैं वापस लेके आऊंगा। तो उन्होंने कहा देखा इमरान खान नाकाम हो, वो पैसा नहीं ला सका। वाकई खान साहब फेल हो गए, पैसा नहीं ला सके। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी और तमाम जो लोग जिनके पैसे और जायदादें लंदन में और स्विट्जरलैंड में थी, हम वापस लाने में नाकाम रहे क्योंकि सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, नैब हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। नैब जिसके इशारों पे ना आता था सारे पाकिस्तान को पता। सो लाभ मुतनाही कोशिशों के बावजूद हम इसमें नाकाम हुए कि हम वो 300 अरब जो लूटा हुआ पाकिस्तान से गया था वापस नहीं ला सके। गंदम स्कैंडल की बात करें, गंदम स्कैंडल हमारा था, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि यूक्रेन से गंदम मंगवा के पूरे पंजाब के लोगों को 40 लाख टन 33 लाख टन गंदम हमें यूक्रेन से मंगा के खिला दी। और जो हमारी पंजाब की गंदम जो 40 लाख टन जखायर जो गंदम यहाँ पड़ी थी उसको हाथ नहीं लगाने दिया, 4700 रुपए रेट रख के महंगा कर दिया और 4100 में यूक्रेन की गंदम खाते रह गए ताकि 1000 रुपए मन का प्रॉफिट बना सके। यस 85 अरब रुपए कोई ना कोई खा गया। वो गंदम का स्कैंडल इमरान खान के खाते डाल दें, अफसोस होता है। ये जो लिप सर्विसिंग है ना, ये वो चीज है जो इस मुल्क उखाई जा रही है। आज का आप नोटिफिकेशन उठा के देख लें,
आपने इंटेलिजेंस एजेंसी को एक ब्लैंकेट कवर दे रही है कि जी फोन टैपिंग शुरू कर दे, 18 ग्रेड का ऑफिसर फोन टैपिंग कर सकता। पाकिस्तान में ये पहले भी होता रहा, फोन टैपिंग हर किसी की होती रही, लेकिन जो लीगल कवर आपने आज दिया है ये पहला ऐसा कभी नहीं हो सका। जस्टिस अताब बंदियाल की जो सात साहबा की वीडियो टेपिंग है, ऑडियो टेप है, सबके सामने मौजूद है। बाबर सत्तार की जजमेंट वेरी क्लैरिटी से कह रही है, वज़ीर आज़म साहब सर आके बताएं तो सही ये कौन सा तरीका है जो आप ऑडियो टेपिंग लोगों की कर सकते हैं। नवाज साहब हम भी कहते हैं सर कि दहशतगर्दी की करें, बिल्कुल जराइम पेशा लोगों की करें, लेकिन सियासतदानों की, सहाफ़ियों की, जजेस की, इनकी ना करें। इनका तो इन दहशतगर्दों से या किसी ऐसी चीज़ों से फ़र्क नहीं है, बाकियों की करने पे तो कभी किसी ने इतराज़ नहीं किया। तो आज इतनी क्या जल्दी थी कि कानून पास करना पड़ गया? राना साहब बड़ा सिंपल सा इशू है। देखिए हम पाकिस्तान के इश्यूज को समझते हैं, अफगानिस्तान के साथ आपके मामलात है, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, मुख्तलिफ जगहों पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, चाइना बहुत दबाव डाल के खड़ा है, गिलगित में जो दासू डैम के करीब जो मामलात हुए हम समझ सकते हैं। तो इससे पहले क्या हमारी एजेंसीज उन लोगों के फोन टैप नहीं कर रही? दे वर डूइंग इट। क्या हमने इससे पहले कभी इस पे एतराज किया? हम में से कोई कोर्ट में गया जी आपने बॉर्डर के करीब बाजौड़ में फलानी जगह पे फलाने बंदे का फोन टैप क्यों किया होगा? वी नेवर स्पोक अबाउट इट। बट आज जो आपने नोटिफिकेशन निकाला इट प्योरली शोज कि आपने वो ताकत दे दी है, लीगल कवर दे दी कि जाओ जो करना करो। और उसका सीधा लिंक जस्टिस बाबर सत्तार साहब की 25 जून की जजमेंट है जो कि बुशरा के हवाले से कहा गया था। आपको फोन टैपिंग का इख्तियार किसने दिया? उन्होंने वजीर आजम से पूछा कि 6 हफ्ते में बताएं ये जो इंटरसेप्शन ऑफ टेलीफोन कॉल्स है ये आप कैसे ऑथराइज कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म बताएं। आज तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जी जाए जिसका दिल करे ऑनबाज बप्पी या राना आज़ाद साहब दहशत गर्द आप इनका फोन टैप कर लें। भाई कोई एसओपी दे दो, कोई टीआर दे दो। इससे पहले आपको पता है कानून मौजूद है, अगर आपने फोन टैप करना है तो आप मिनिस्टर इंचार्ज इंटीरियर का ऑथराइज करेगा। 2013 का कानून भी मौजूद है, लॉफुल इंटरसेप्ट जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसी के तहत 1974 वाला भी है कि पीटीए बाकायदा तौर पे तमाम कंपनीज को ये पाबंद बनाती है कि वो अभी तक के तलात के मुताबिक 4% इनके पास डेटा मौजूद है, लेकिन उसके लिए जज से परमिशन लेना पड़ती है कि आप परमिशन लेके आए और फिर आप उसको इंटरसेप्ट कर सकें। लेकिन मसला है ना सर, मसला ये कि हाई कोर्ट के जज के पास जाएंगे तो आगे जस्टिस बाबर सत्तार बैठे होंगे, तो वो तो ऑथराइज ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। तो इस चीज को बाईपास करने के लिए उन्होंने फौरी तौर के ऊपर, मैं आपको बताऊं इस वक्त पाकिस्तान में हो ही रहा है, बनाना रिपब्लिक हम पहले ही बन चुके हैं। पाकिस्तान में कोई कानून, जमहूरियत, आइन, ये सारे वो ढकोसले हैं जो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को पागल बनाने के लिए बनाए गए। अब होता ये रहा है हम उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि हाँ हम बनाना रिपब्लिक थे, लेकिन अब प्रॉपरली रिटन फॉर्म में आ रहे हैं कि अब ये हो जाएगा। वो आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का देखा, मैं सेनेट के आज से 3 दिन लास्ट में पहले गया तो अचानक पता लगा जी एक लॉ आ गया। वो कहां से आया जी? वो लॉ में लिखा हुआ है कि जी रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल का हेड लगा दिया जाएगा, क्योंकि जो सिटिंग जजेस हैं उसके लिए हाई कोर्ट के जज से अप्रूवल लेनी है। बाईपास करने के रिटायर्ड जज अपनी मर्जी के बंदे लगा दो ताकि वो जो 85 केस फारिग कर दो। सो पॉइंट ये कि जहां पे इनको जो समझ लगती है उसके लिए रबर स्टैंप के लिए नेशनल असेंबली को भी इस्तेमाल करते हैं, सेनेट को, और अगर समझ लगे वहां जाना खतरनाक है तो काबीना एक सर्कुलेशन की समरी पास कर देती है। आज से 4 दिन पहले रात को 12 बजे पूरे मिनिस्टर में तमाम मिनिस्टर्स को उठाया गया, उन्होंने कहा जी समरी साइन। क्या समरी है जी? 5 रुपए यूनिट बिजली बढ़ा दी, 43 रुपए 75 पैसे से 48 रुपए 50 रुपए कर दी। ऐसा कौन सा भौचाल आ गया था कि आपको रातों रात 5 रुपए बढ़ाने पड़ गए? आज कह रही थी 200 रुपए यूनिट, 200 रुपए वाले यूनिट उन लोगों से बात करेंगे। यकीन जानिए पाकिस्तान की आवाम पिस चुके हैं। और ये तो आपने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की बात की है, अभी वो जुलाई वाली जो एडजस्टमेंट है वो इससे अलग है जो 3.5 रुपए। यकीन करें मैं आज वो बिजली का बिल बैठा देख रहा था, आम जो मिडिल क्लास आदमी है ना उसकी तो तबीयत सेट होगी। एक तो है ना बिजली का बिल 48 रुपए, एक टैक्स है एक्स्ट्रा टैक्स, एक है फर्दर टैक्स, एक है एडिशनल टैक्स, एक और टैक्स है वो आपने उस पे पढ़ा नहीं। 9 चीजें राणा साहब 9 चीजें लिखी हुई थी। नहीं एक और टैक्स है वहां पे, जीने का टैक्स। क्या आप जी क्यों रहे हैं? आप क्यों इस पाकिस्तान में रह रहे हैं? यकीन करें ना अब रोने को दिल करता है, कसम खुदा की। उसका भी टैक्स है, उसका भी टैक्स लग गया। एक वक्त होता था मैं अपने से मुल्क से बाहर को गया जब खान साहब की गवर्नमेंट होती थी। अब मेरा ये सोचता हूं कि मेरे बच्चे या किसी के बच्चे इस मुल्क में रहेंगे कैसे? ये कौन सा मुल्क है यार? आप खान साहब की तकलीफ देखें, यानी कि आपने सियासत में मुखालफत देखी होगी, आपने इतना जैसा केस नहीं देखा होगा।
हिम्मत उस शख्स को और उस बुशरापा को जो अपने खामन की हिम्मत बन के खड़ी है कि इस किस्म का बदनुमा किस्म का केस उस पर बनाया गया, तभी उन्होंने हमारे जैसे इस कौम के लिए स्टैंड लिया कि नहीं टूटेंगे, और वो उनका ना टूटना इनको और डेस्परेट करता जा रहा है। ये फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं कि यार इमरान खान इद्दत जैसे केस को भी बर्दाश्त कर गया, अपनी बीवी के इस तरह के केस को भी। आज वो एक शख्स को पीटीवी बैठ के लाइव दिखा रहा था, यानी कि वो अब जिस शख्स ने केस किया, मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता, उसकी कवरेज पीटीवी ने दिखाई, यानी कि या शहबाज शरीफ पीटीवी नजर आ रहा था या वो फिर वो मानिका नजर आ रहा। ये माइंडसेट के साथ इस वक्त पाकिस्तान की साथ कौम जी रही है, इस रियासत के साथ जी रही है। मुझे नहीं पता लगता अगले 2, 4, 5, 10 साल बाद इस मुल्क का क्या बनेगा, बट ये एक वो स्लोप है, रोलर कोस्टर राइड है। अच्छा, साहब आप कह रहे हैं कि पूरी कौम रो रही है, पूरी कौम हिजान की कैफियत में है, तो तहरीक इंसाफ खामोश क्यों है? तहरीक के लिए क्यों नहीं जा रहे, इंतजार कर रहे हैं, क्या वजह? अजीम भाई, एक दिन सिर्फ वक्त का इंतजार करें। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं, और वो दिन इतने को, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं को बहुत ज्यादा दूर नहीं, मैं चंद हफ्तों की बात कर रहा हूं। एक वक्त आएगा ये कौम भी निकले, देखें एट द एंड इस कौम को भी निकलना पड़ेगा। ये कोई तहरीक इंसाफ और इमरान खान का काम नहीं है, ये 25 करोड़ लोगों का केस लड़ना अडियाला बैठ के इमरान खान अकेले नहीं लड़ना, इस कौम को भी निकलना पड़ेगा। बिजली के बिल सिर्फ हम लोगों ने नहीं भरने, इस कौम ने भी भरने। 4000 रुपए गंदम जिम्मेदार और किसान था, आज ये जो गैस के पैसे भरेंगे इस कौम में भी भरने थे। एक वक्त आने वाला जिस वक्त खान ने कह देना, और वो वक्त बहुत करीब है, जब सारी कौम सड़कों पे निकलेगी और इन गास्पों को, जिसको हमारे ऊपर नाफिज कर दिया गया, कि यूं कहते हैं ना पासिंग मार्क्स, 3 पासिंग मार्क्स थे, हम किसी माने फेल होते थे तो उस्ताद 3 नंबर देता था, 30 से 33 हो जाते थे। आपने 3 नंबर वालों को 33 दे दिया, 30 नंबर दिए। इनके खिलाफ कौम को एक दिन निकलना पड़ेगा, और ये राइट टाइम है। अगर आज भी कौम ना उठी, क्योंकि लीडर आपके लिए स्टैंड ले रहा है, अगर आज भी कौम उसकी कॉल के ऊपर उठ के ना आई ना, फिर अपने लिए रोइएगा मत, क्योंकि ये औलाद, ये जंग जो है ना, आपकी औलाद की बिकती है, जिते खान की और मेरे समात औलादों के लिए। वो वक्त बहुत करीब है, एंड आई श्योर यू दैट। फरहान साहब ने कॉल देनी है भूख हड़ताल के हवाले से, उन्होंने उस वक्त वहां भूख हड़ताल करनी है, और कौम पूरी सड़कों पे निकल आएगी, क्योंकि अगर खान की जिंदगी में कुछ ऐसा फर्क पड़ा ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। और अब्बास साहब, ऑडियो टैपिंग के ऊपर तो आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पहले अगर अच्छे अल्फाज में हो जाता ना, जब फायर वॉल थी, वो भी इसी के साथ मिलती जुलती कैफियत का नाम है कि वो भी एक प्राइवेसी के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं कि क्या सर्च किया जा रहा है, सर्च इंजन में क्या आ रहा है, ऑप्टिमाइजेशन क्या हो रही है, एसईयूज़ क्या हो रही हैं, किसकी रीच कितनी होगी, किसको कहाँ पे रोका जा सकता है। वो अगर वो गेटवे सिस्टम, अगर उसके ऊपर भी बात कर ली जाती तो शायद इसके ऊपर ज़रा बात जो है वो धड़ल्ले से हो सकती थी। उस वक्त हुआ ये कि जब फायरवॉल की बात हुई ना, तो उस वक्त कोई रिटर्न में हमारे पास नोटिफिकेशन नजर नहीं आया। आज का नोटिफिकेशन इतना बेढंगा और इतना कोई मतलब ओपन एक्सपोज किस्म की वो एक एडवर्सरी नजर आ रही थी कि उस पर ऑटोमेटिकली क्रिटिक ज्यादा होगी। सारी दुनिया जानती है कि फायरवॉल का, चले एक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, असल इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया के ऊपर एक स्ट्रेंथ के साथ खड़ा होना। 8 फरवरी का जो हमने इलेक्शन लड़ा है वो इसी सोशल मीडिया पे, सो बेसिकली वो हमारी बैकबोन तोड़ना चाह रहे हैं कि जो बॉट्स जिसको कहते हैं, ये बॉट्स हैं, ये वाकई भी लोग हैं। एक्चुअली इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग सपोर्ट करके सिस्टम में चला रहे होते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं, वो पूरी दुनिया में, और वो इतने हजारों लाखों के हिसाब से कि इनकी फायरवॉल पे उसको रोक नहीं। देखिए, ये जो अवाम के जज्बात होते हैं ना, इसको आप फायरवॉल से नहीं रोक सकते, आपके बॉट्स कुछ नहीं कर सकते, आपके ये जो आपके इदारे हैं पीटीए, इनका बस ही नहीं है, क्योंकि ये रियल लोग हैं जो अपनी सोच रखते हैं, अपने अपने मतलब जहन। फायरवॉल का निशाना आप लोगों ने सर क्या बनना है, अब तो हम भी बन चुके हुए हैं। अक्सर लोग नीचे कमेंट कर देते हैं। अब आज ही के दिन 92 का जो मेन जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके ऊपर लोगों ने कमेंट करके नीचे लिखा हुआ है कि आप कहाँ चले गए थे इतना अरसा, हम तो आपको देखने से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब खुदा जाने, हम तो एक दिन छुट्टी नहीं किए हुए, तो हमें लोग देखने से बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि हम भी फायरवॉल के पीछे कहीं फंसे हुए हैं। बल्कि बड़े मजा आता है कि जिस वक्त अपना ही व्लॉग हम देखना चाहते हैं, पता चलता है अपना ही व्लॉग हम खुद ही नहीं देख सकते, और हम हंसते हैं कि यार तुम करते जाओ, हम भी करते जाएंगे। ये तो मैं आपको अर्ज करूं राणा साहब,
जो पाकिस्तान में अब जी रहे ना, किसी दिन अल्लाह ना करे, मतलब हमारी जो प्राइवेसी ब्रीच है, देखिए जो चार दीवारी है ना, ये हमारा घर और दीवारें नहीं है, ये हमारे मोबाइल फोन भी चार दीवारी में आते। आप अपनी बेगम से बात कर रहे हैं, अपनी बहन से, अपनी वालदा से, अपने वालिद से, 100 किस्म के इश्यूज होते हैं। अब ये चार दीवारी, हमारी डिजिटल चार दीवारी की जो प्राइवेसी ब्रीच हो रही है ना, ये पाकिस्तान में इस तरह पहले कभी भी नहीं हो सका। एंड हैविंग सेड दैट, ये उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं। और मैं फिर आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कह दूं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज हम इस साइड पे बैठे और आप उधर उनके साथ जुड़े बैठे, एक वक्त आएगा शायद साइड्स तब्दील होंगी, फिर हम बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे। आज हमारे फोन टैप होने, कल उनके फोन टैप हो रहे होंगे। मेहरबानी करके इसको पॉलिटिक्स से ऊपर सोचिए। पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को बर्बाद मत कीजिए। कोई मुज़ाकरात किसी जगह हो रहे हैं? नून लीग के एक रहनुमा ने दावा किया है कि हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का कोई रास्ता है? सब हम चाहते हैं मुज़ाकरात हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकले, लेकिन जिस किस्म, आज देखिए पाकिस्तान, खान साहब के जो 3 केसेस थे 9 मई वाले, जिना हाउस में खान साहब, देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो गवर्नमेंट ने लेने, रियासत ने लेने, हम तो वो हैं जो रिसीविंग एंड पे। पार्टी हमारी तोड़ दी, लोगों को हमारे जेल में जार दिया, लीडर मेरा जेल में है, उनकी मिसेस के ऊपर बुशापा पे जो केसेस करके जिस किस्म के उनको करैक्टर असैसिनेट किया जा रहा है, रिसीविंग एंड पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर तो इनकी तरफ से आने, वो क्या है 3 केसों में और खान साहब को कन्वर्ट कर दिया। इद्दत खत्म हो रही थी तो आज भी दोबारा वो अपना अल कादिर को स्पीड अप करना शुरू कर दिया। सो बेसिकली उनकी तरफ से कोई इस तरह की सिचुएशन भी तो नहीं आ रही। हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट में वो हैं, उनके साथ है, पाकिस्तान के सारे इदारे उनके पास है, हमारे पास तो सिवाय अवाम और उनकी दुआ के अलावा कुछ नहीं। कुछ आप 2 कदम बढ़ाइए, 2 कदम हम बढ़े तो बात किस तरह पहुंचे। और हमारा तो बड़ा सिंपल सा एजेंडा है। आप हमारे खान के ऊपर पॉलिटिकल केसेस की रिव्यू की बात कर लीजिए, आप हमारी जो लीडरशिप जेलों में है, जो लाहौर इधर हमारे जो मिलिट्री केसेस में लोग हैं उनकी रिव्यू की बात कर लीजिए, और एट एंड हमारा जो 8 फरवरी को हमारा मैंड, उस पर 3 पॉइंट्स आप दे दीजिए, 3 हमने दे दिए, 3 पॉइंट्स हम आपके पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। शायद हमसे कोई गलती हो, हमको आसमान से थोड़ा उतरे, हमारी कहीं पे अगर तस्हीह करनी है आप ये देंगे जी इन 3 पे आप भी बात कर लें। 6 पॉइंट 7 पॉइंट्स बैठ जाते हैं, इन कैमरा क्या सारी दुनिया को दिखाते हैं, लाइव कैमरा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल सकती है, हमारी कार्रवाई नहीं चल सकती। लेट द पाकिस्तानी पीपल डिसाइड कि कौन गलत है कौन ठीक है, उसमें से जो निकले। लेकिन अगर आप कहें कि सिर्फ टॉक शो की हद तक एक स्टेटमेंट दे के आप बैठ रहे हैं, या आप कहें जी हमसे तो बात नहीं करना चाहते, ये तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते, भाई हम उससे बात करेंगे जिसके पास अथॉरिटी हो, जिस पर फैसले की ताकत हो। फैसले की ताकत के हाल है कि ना इंटीरियर मिनिस्टर आपका है, ना फाइनेंस मिनिस्टर आपका है, ना बजट आपका है, ना बिजली के बिल आपके। यू डोंट इवन अथॉरिटी टू रूल दिस पाकिस्तान। आप बैठ के हमारे साथ बात करेंगे और जो स्पेस आप हमें देना चाह रहे हैं या देंगे वो उनसे पूछे बगैर आप दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब आपने उनसे पूछे जाता, हम कह रहे हैं फिर उन्हीं से बात कर लेते हैं, वो कहते हैं हम बात नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि हम नियत दिल से, सच्चे दिल से पाकिस्तान की खातिर 2 कदम आगे बढ़ाने को तैयार है। जब एपीसी की बात हुई तो खान साहब ने कहा कि मैं एपीसी में पाकिस्तान के लिए मैं बैठ के बात करने को तैयार हूं। आप बुलाएं तहरीक इंसाफ को अगर आपने ऑपरेशन करना है तो, क्योंकि ऑपरेशन उस वक्त किया जाता है जब आप लोकल पॉपुलेशन को ऑनबोर्ड करते हैं। खान साहब 4 साल तक जो बात अफगानिस्तान के बॉर्डर की करते रहेंगे कि आप लोकल हमायदीन को ऑनबोर्ड लें, उनको ऑनबोर्ड लिए गए, कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। पीटीआई की गवर्नमेंट केपी में हमसे पूछा नहीं जा रहा, अली मीन गंडापुर को पता ही कोई नहीं कि ऑपरेशन कहां शुरू हो रहा है। सो आप थोड़े से स्टेप्स बढ़ाएं, हम भी बढ़ेंगे, शायद मुल्क निकला। लेकिन इस वक्त जो इनकी सिचुएशन है, अभी इद्दत वाले केस से लेके अल कादिर तक और लाहौर जना हाउस, इन मामला में ड्यू रियली थिंक हम इनसे बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हम सारे जो है ना इस वक्त बहुत अजीब सिचुएशन है पाकिस्तान में। अवाम, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की अवाम का हर बच्चा समझ चुका है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। खान जी हकीकी आजादी की बात करता था, उसने अडियाला में 1 साल बैठकर हमारे दिमाग खोल दिए। अब हम सब समझ चुके पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और मुझे इतनी खुशी है कि अगर ये 1 साल हम ना देखते तो शायद हमारे दिमाग के खाने इस तरह खुल नहीं सकते थे। अब हमें सब पता है और वो वक्त दूर नहीं इंशाल्लाह कि जब आपको भी चीजें खुद ब खुद सिस्टम जो है ना वो चेंज होता नजर आता है। और अब बस अब ये बताइएगा कि पार्टी के अंदरूनी मामलात के ऊपर बेशुमार लोग जो हैं वो मुख्तलिफ राय रख रहे हैं, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। बहुत से आपके कायदीन ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि तहम्मुल मिजाजी से वक्त गुजारा जाए जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, लेकिन दूसरों को बात करने से पहले अपने ही तमाम कायदीन को क्यों नहीं समझाया जाता कि इसके ऊपर ज़बाबंदी कर ली जाए ताकि एक दूसरे के किरदार को ना उछाला जा सके। अब जिस तरीके से शेर अफजल खान मरवत ने बात की, आज रऊफ हसन साहब की नई स्टेटमेंट आ गई है कि खान अब मरवत से क्या नाम है जेलस होगा। अब इस तरह के जो बयानात दिए जाएंगे उससे पार्टी के अंदरूनी रिफ्ट का मंजर आम पे आना, या वो है भी या नहीं भी है, या बनाया जा रहा है, वो तो एक्सपोज होनी शुरू हो जाएगी ना चीज। इसके 2 पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव ये है, क्या ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है
क्या आज तक हमने ये डिस्कस किया कि शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के नई पार्टी में शामिल हो चुके हैं? लेकिन और बसद एहतराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला, जब आप ये कहें कि मेजॉरिटी हमारे साथ है तो पीएमएलएन उस तरीके की मेजॉरिटी नहीं रखती, तो फिर आपका मामला अलग है। मैं आपको पूरी चीज समझाने को, हम क्योंकि रेलेवेंट है और मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वाहिद वो चीज है पॉलिटिक्स में जो रेलेवेंट है, जो हार्ड कोर है, जो इस वक्त पॉलिटिक्स में मौजूद है ग्राउंड, इसी लोग हमें सीरियस लेते हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून इससे ज्यादा डिफेक्शन हो रही है, हनीफ अब्बासी की, जावेद लतीफ की, मोहम्मद जुबैर का, सबकी स्टेटमेंट्स ऑन बोर्ड है, तो उनको क्योंकि सीरियस कोई नहीं लेता पॉलिटिक्स में, वो कहते हैं अवाम में उनका कोई रीच नहीं है। इशू सिर्फ कहाँ आ जाता है कि जब देखिए इतना बड़ा अरसा हो गया 1 साल का लीडरशिप का, और हमारी जमात कोई वारसान वाली जमात नहीं है, ये कोई मुगलिया तर्ज की जमात नहीं है जिसमें नवाज शरीफ, मरियम, जुनेद स्ट्रेट मौजूद है, शहबाज शरीफ, हमजा मौजूद है, बेनजीर भुट्टो साहिबा, शहीद साहिबा, आसिफ जरदारी, बिलावल, फरियाल तालपुर, फैमिली ट्री। हमारी पार्टी एक ग्राउंड लेवल की पार्टी है, एक वर्कर की पार्टी है, 1 साल से लीडरशिप है। आप देखें इसके बावजूद जिस तरीके से 8 फरवरी को हमने परफॉर्म किया, इसके बावजूद जिस तरीके से हम चल रहे हैं, आप तो हमें अप्रिशिएट कि छोटे मोटे, उसने ये कह दिया, उसने कहीं ना कहीं इंसान है, किसी से गलती हो जाती है, किसी की टंग स्लिप हो जाती है, हम उस बेस पे इतना बड़ा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफेक्ट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पीछे जो एक अवाम की ताकत है वो बड़ा खौफ है। आपको ये बताऊं, जैसे सैटरडे का जलसा था इस्लामाबाद वाला, जलसे में हम सारे तैयार हो के मैं खानेवाल पहुंच गया, मैं आगे जी सारा साउथ पंजाब लेके जाएंगे। जब वो हमारे पॉलिटिकल जो कमेटी उसने फैसला किया और कंसेंसस से फैसला किया कि जलसे को कॉल ऑफ करते, लोगों ने हमारी ऐसी तैसी फेर दी कि तुम लोग तो इमरान खान को निकालना नहीं चाहते। ये वो खौफ है जो हमारी पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर देता है। और हमारे एट द एंड देख, मैं आपको एक लॉयल्टी अपनी जगह पे, दूसरा अवाम का खौफ ही है। अवाम हमसे ज्यादा खान से अटैच है और उस खौफ से जो हमारी अपनी लीडरशिप है वो भी इंटैक्ट रहती है। छोटे मोटे इश्यूज कहीं हो जाते हैं, वो मरवत साहब ने स्टेटमेंट दी, अगले दिन क्लैरिफाई किया, मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो कहा। सो इन चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मतलब ओनबाज साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब, वापसी हो रही है? खान साहब के पास ये केस गए हुए हैं, खान साहब ने फैसला करना है। आखिरी जुमेरात को उन्होंने लीडरशिप को कहा था कि ये फैसले सारे पेंडिंग हैं, जब मैं बाहर निकलूंगा मैं केस टू केस बेसिस को देख के उसको रिव्यू करूं और फाइनल वर्डिक्ट उन्होंने देना। ना मैंडेट मेरे पास है ना किसी और के पास है। सो जब वो बेहतर समझेंगे, जिसको बेहतर समझेंगे, जहां समझेंगे, उस वक्त वो ले आएंगे। सो अभी इस वक्त सारे के सारी चीजें जो है ना वो स्टेटस को बरकरार है। अच्छा, और अब्बास साहब, ये कैसर अहमद शेख साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब सियासत से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। समझते हैं कि दिल बर्दाश्ता हो गए या उनको करवाया गया? आपको पता है जब ये गवर्नमेंट 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया था तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ रात को बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, बल्कि मरी चले गए थे और उन्होंने गवर्नमेंट लेने से इनकार कर दिया था। तो आपको खबर दे दूं, मियां साहब जब माल्टोन से निकले तो आप अपनी गाड़ी की बजाय किसी और गाड़ी में बैठ गए थे। इतने परेशान थे और यकीन जानिए उन्होंने कहा कि लोगों ने तो इस तरीके से हमें रिजेक्ट किया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अपनी किताबों में तो वो तकरीबन 200 से ज्यादा एमएनएस बना चुके थे। एमएनएस टोटल निकले उनके पास 30। फिर उस वक्त उनको कहा गया कि हुजूर आप सब्र करें, हम आपको 100 से ज्यादा सीटें देंगे, हम आपको पंजाब असेंबली देंगे। फिर मरियम का लॉलीपॉप दिया गया, फिर शहबाज शरीफ को तैयार किया गया और तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद ये नवाज शरीफ की मेहनत करके उनको बिठाया गया कि हुजूर आप वहां पे इस्लामाबाद भी ले लें और यहाँ पे आप लाहौर भी ले लें, तब राजी हुए। इस वक्त भी सिचुएशन, मैं आपको ये को हॉर्सेस बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स और एमएनएस जब कभी राहदारियों मिलते हैं वो कहते हैं मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने पे अब भी तैयार नहीं है। अनविलिंगली उनको इस कुर्सी पे बिठा दिया गया है। वो ऐसे ड्राइवर की मानिंद है जिसको सीट बेल्ट है और क्रॉस करके ना वो सीट बेल्ट बिठा दिया, बस तुम इसे बस को चलाई फिरो। और जब कोई कहते हैं ना मैंने उतरना है, उसको फौरन जेब में 2-4 खर्चा डाला जाता है, भाई ये 10 किलोमीटर और चला ले। अनविलिंगली उनको ये गवर्नमेंट दी गई है। लेट्स सी कब तक चलाते रहते, क्योंकि देखिए जिस गवर्नमेंट की आवाम के अंदर कोई फाउंडेशन ना हो, उसकी कोई अप्रिसिएशन ना हो, इकोनॉमी और आवाम में नजर यार तू छोड़ है, उनको आंखों पे लोगों पे वो खौफ नजर आता है, वो गुस्सा नजर आता है। मरियम ने फील्ड में जाना छोड़ दिया है, अब उसे कहे ना जाए सब्जी के बाजार में, जाए आटे की दुकानों पे लोगों को फेस करें, बिकॉज पीपल नो इट। उनका इशू आटा बिजली ये नहीं है, उनका इशू ये है कि ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये जो दिन दिहाड़े डाका मार के इनको बिठाया गया, क्यों, वजह क्या है? हम क्या इतनी को गई गुजरी कौम है कि हमारे ऊपर कोई दिन दहाड़े ऐसे चोर बिठा दे और चुप करके बैठे रहे? वो समझते हैं कि 1400 साल से क्योंकि हम मुगलों पे से मार खाते रहे, सारे ने आके मार खाई और पंजाब को वैसे कुट कुट के हमने सीधा कर दिया, अब भी नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता।
2 साल में पंजाब चेंज हो चुका है। अब वो पंजाब नहीं जो पिछले आपको 1400 साल से नजर आ रहा है। अब लोग सोचते हैं, अब लोग खड़े होते हैं, अब लोग सवाल करते हैं, और ये वो खौफ है जो इनको इस कुर्सियों पर बैठ। अब आप देखें ना, मरियम मार्केट में क्यों नहीं जाती, तो डेली आपको एक तस्वीर नजर आती है, तस्वीर में बैठी। यानी ये वो खौफ है जो इनको सियासत में दूसरों को दबाने पे मजबूर कर रहा है, बुनियादी तौर पे ये खौफ है। बहुत शुक्रिया आन अब्बास साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इस पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। राना साहब, कैसर अहमद शेख साहब वाला वही मामला कि जो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब सियासत से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, तो फिर सियासत में दिलचस्पी किस हद तक रह गई होगी उनकी? अच्छा, कैसर शेख साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े डिसेंट आदमी हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, और एक वाहद आदमी है जिसमें करप्शन नहीं है जिनमें ना सियासत में, और वाहद आदमी है जो बेचारे खुद ही अपनी जमात के ख़िलाफ़ ही खुद कशबम्बार बन जाते हैं। शरीफ आदमी सच बोल जाते हैं ना। बात यह है कि मियाँ साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब आपने मियाँ नवाज शरीफ को बाइट से बुलाया क्यों था? बाइट से आपने बुलाया, इस बड़े धूमधाम से आपने एक जलसा किया, सारे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा किया, तो मियाँ साहब देतों कबूतर उड़ाते, उसके बाद इलेक्शन में तोते उड़ा दिए। मतलब ये 2-3 काम आपने कर दिए। एक बंदे को आप वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए लेकर आते हैं, उसके लिए आप सारा बाज़ार सजाते हैं, सारी ग्राउंड सजाते हैं, दुनिया की हर सहूलत उसे मुयस्सर होती है। इलेक्शन में 1 साइडेड इलेक्शन आप उसके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। एक दिन पहले आप तमाम अखबारात में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लीड्स लगवा देते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, और बाद में बेचारे उनका हाल ये है कि एक वो सिंपल से MNA है, और उस MNA बनने के बाद वो असम्बली के इजलास में भी एक दफ़ा ही गए हैं ना गालबन, बाकी तो एक या 2 दफ़ा गए हैं, बाकी छुट्टियों पे चले गए हैं, और छुट्टियों की बीको मुझे लगे हैं सर, किस में लगे हुए थे? किस में? बीको में लगे थे, पाकिस्तान रेलवे में लगे हुए हैं, किस में लगे हुए हैं? छुट्टियों पे चले गए। ओ यार, पार्लियामेंट के लिए आए हैं वो, इस मुल्क की खिदमत के लिए आए, उन्हें पार्लियामेंट में होना चाहिए। आप कहते छुट्टियों पे चले गए, आफरीन है यार आप पे। यार वो आप सोचने वाली बात यह है कि वो इतने मायूस क्यों हैं? उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। देखें, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी पाकिस्तान को और पाकिस्तान को उनकी दोनों को एक दूसरे की बड़ी ज़रूरत है। तो इस पर मियाँ साहब को इस मुश्किल तरीन वक्त में, जब कौम जो है वो बिजली के बिलों से बिलबिला उठी है, जब कौम जो है वो एक एक खाने के नवाले को तरस रही है, इस वक्त में मियाँ साहब का अवाम में आना, अवाम को हौसला देना और अवाम के लिए कुछ करना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर शेख साहब की बात दुरुस्त है कि वो मायूस हो चुके हैं, तो वो मायूस पता किससे हुए हैं? फिर किससे भी हुए? शहबाज शरीफ साहब से। भाई से तो उनकी है, मरियम नवाज शरीफ साहबा से, हुकूमत तो उनकी है। आसफ अली जरदारी साहब से, हुकूमत में वो भी हैं, और इसी तरीके से सिंध के वज़ीर आला से, KPK के वज़ीर आला से, और सबसे जितने भी वज़ीर आला है वो सबसे मायूस हो चुके हैं। अगर वो इस सिस्टम से मायूस हो चुके हैं, अगर इस हुकूमत से मायूस हो चुके हैं, तो फिर तो मियाँ साहब को सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि अपनी बेटी से भी कहें कि छोड़ दे हुकूमत, भाई से भी कहें छोड़ दे हुकूमत, और अवाम में आए और अवाम से आके कहें कि नहीं भाई, मैं आपके साथ जीता हूँ, आपके साथ मरता हूँ। आप यहाँ पे गर्मी में बैठे हैं और मैं मरी में रहूँ, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपके घर में रोटी ना हो और मैं खाना खाऊं, ये नहीं हो सकता। आप बिजली के बिलों के लिए अपने घर का सामान बेचे और मुझे पता ना हो, ये नहीं हो सकता। मियाँ साहब को तो फिर हकीकी लीडर है, उन्हें तो ऐसा करना चाहिए। और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद किसी वक्त भी ये इतला आ जाए और यासर साहब के मियाँ साहब जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और मियाँ साहब ने कहा नहीं भाई छोड़ दो हुकूमत। अगर वो वाकई, अगर कैसर अहमद शेख साहब की बात वाकई दुरुस्त है, अगर तो मानेंगे दुरुस्त है, हम क्यों नहीं मानेंगे दुरुस्त है, वफाकी वजीर हम तो मानेंगे। अगर वो कह रहे हैं तो दुरुस्त कह रहे हैं ना, फिर वफाकी वजीर है, तो फिर मियाँ साहब अपनी हुकूमत से मायूस हैं। अगर मियाँ साहब मायूस हैं तो फिर मुझे बताएं ये 25 करोड़ आवाम जो है वो खुशहाल होगी? फिर तो पूरी कौम ही मायूस है ना, वो तो थी और मियाँ साहब ने तस्दीक कर दी। और कैसर अहमद शेख साहब आपकी शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आपने कौम को बता दिया, और ये एक अच्छी बात है। सर ये MKM बड़ी खामोश आजकल, काम पूरे हो गए उन्होंने। कौन से काम? वो मुझे एक बात तो बताएं, MKM ना उस दिन बोलेगी जिस दिन उसे पता होगा इक़्तिदार में बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया, फिर अचानक से छोड़ देगी इनको, तो यही होगा ना। क्या करें बेचारे MKM वाले, मैं उनको बेचारे इसलिए कहता हूँ, एक तरफ से पड़ जाती है पीपल्स पार्टी,
नून लीग जो है उनसे कमिटमेंट करके पूरी नहीं करती। कराची के जो हालात है, बारिश आए पानी नहीं निकलता, बारिश ना हो पानी नहीं होता, ठीक है, बिजली नहीं होती, वहाँ के लोग 22-22 घंटे 23-23 घंटे बेचारे लोड शेडिंग में मरते हैं। ये आलम हो चुका है। उस शहर का जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है, उस शहर का जो हमारी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, तो फिर क्या करें बेचारे, मुझे बताएं ना। इस मुल्क में मुझे बताएं बोल कौन रहा है, चले छोड़ दें, बोल कौन रहा है? हुकूमत है, हुकूमत तो हुकूमत बोल रही है ना। कितने हुकूमत में लोग बोल रहे हैं? 10, 15, 20, 25, 30 ये लगा लेना, गुजारा चल रहा है उनका। अगर 25 करोड़ अवाम से सिर्फ ये बोल रहे हैं तो बाकी अवाम तो गूंगी है, यहाँ बाकी अवाम सोई हुई है। तो आप उसमें सिर्फ MQM को क्यों रगड़ा लगाते हैं? आप उसमें बाकी क्यों नहीं करते? आप ज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे क्यों नहीं पूछते? आज उनको चैलेंज किया है बैरिस्टर सैफ ने, पता है ना आपको जी। आज उन्होंने कहा जी साबित करें कि ये जो आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने ला के बसाया है, साबित करें। अगर आप साबित नहीं कर सकते तो हम साबित कर देते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में ये सारा कुछ तय हुआ था। ये क्या खेल गेम शुरू हो गया भाई? एक दूसरे को ही सबूत फराहम करते रहेंगे, कभी आवाम को, जमहूरियत के मानने वालों को यानी जमहूर को कभी सबूत फराहम नहीं किए जाएंगे और वो उसी सबूत की तलाश के अंदर सरगर्दा रहेगी। और नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि हम अभी भी सरगर्दा हैं लेकिन मंजिल हमें दिखाई नहीं देती। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।